सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल करियर शाला। आज हम जिसकी बात कर रहे हैं वो एक ऐसी वैकेंसी है जिसके अंदर 10th लेवल, 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल के लोग फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कहना चाहूँगी। बहुत बच्चे कह रहे थे वैकेंसीज बहुत कम है, तो वैकेंसीज बढ़ने की उम्मीद है, 100% उम्मीद है। टेंटेटिवली अभी जो आया है वो बता रहे हैं। तो आप प्लीज़ एप्लीकेशन फॉर्म को भर दीजिए। अगर आप फिर भी सोच रहे हैं कि वैकेंसीज कम है, हमारा कहाँ होगा, ये सोच के फॉर्म को मत छोड़िएगा। आज इस वीडियो के अंदर हम एक डिटेल्ड स्टडी करने वाले हैं नोटिफिकेशन का। क्या क्या चीज़ें आपको, छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे दिमाग से निकल जाती हैं, जो गलतियां हम कर जाते हैं, उसको अवॉइड करने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इफ़ यू आर फिलिंग बेसिकली द फॉर्म, यू शुड बी अवेयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग जो भी इस वीडियो में डिस्कस होगा। वो शायद ही आपको कोई बताए, क्योंकि इतना डिटेल में आई डोंट थिंक सो कोई भी जाने वाला है कंप्लीट नोटिफिकेशन के। और मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि अगर आप फॉर्म को भर रहे हैं, अगर आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए कि तैयारी कहाँ से करें, तो वो तैयारी आपको मिल जाएगी। बेसिकली 2 वीडियोस नीचे लिंक्ड हैं ऑलरेडी, जो मैं बना चुकी हूँ। 12th और ग्रेजुएशन लेवल की बनानी बाकी है। तो अगर आप तैयारी अभी से शुरू कर रहे हैं तो ये आपके लिए होने वाला है। आपने 10th पास की है, सर्टिफिकेट खुद आप फॉर्म खुद नहीं भर सकते, किसी से भरवा लीजिए, पर गो फॉर इट। बिकॉज पता नहीं लगता, बिकॉज कुछ लोग ये सोच के कि वैकेंसीज कम है अप्लाई ही नहीं करते हैं। और 10th लेवल का पेपर ठीक होता है, इतना मुश्किल नहीं होता है, आप क्लियर कर सकते हैं। आप प्लीज ट्राई जरूर करिएगा, तो मेरा यही रहेगा। और डिटेल्स मैंने बता दिया कि वीडियो के लास्ट में प्रेजेंट है। 2 वीडियोज हैं जो मैंने बनाई थी, जो बेसिकली सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो की कट ऑफ से लेके जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो सब प्रोवाइड करती है। आज बात करेंगे कि कौन सी वैकेंसी के लिए हमको अप्लाई करना चाहिए और कौन सी वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए, या कौन सी के लिए हमें नहीं जाना चाहिए। बिकॉज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ वैकेंसीज हम कौन सी के लिए अप्लाई करें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, उसके लिए बात करेंगे। ठीक है, तो एक एक चीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आपका जो भी डाउट हो, जो भी आपको चीज ना समझ आए, प्लीज लास्ट में मेंशन कर दीजिएगा। और अगर आपको स्टिल कुछ रहता है कि जो मेरे को वीडियो बनाना चाहिए किसी टॉपिक के ऊपर, तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। चलो शुरू करते हैं आज का नोटिफिकेशन। तो ये नोटिफिकेशन कल रिलीज कर दिया था हमारी एसएससी ने। एसएससी का कहना है कि यहाँ पे आपके पास जो पेपर है दैट इज गोइंग टू बी दैट इज द फॉर्म विल बी फ्रॉम 2 to 23, 2 से 23 तारीख तक आपका फॉर्म ऑन रहेगा। 24 तारीख तक आप इसकी फी पेमेंट कर सकते हैं, और 28 से 30 तारीख तक आपका करेक्शन विंडो रहेगा। अगर कोई गलती हो जाती है तो करेक्शन विंडो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो आपका होगा वो 24 जुलाई टू 4 अगस्त होगा। तो देखिए, अगर आप बात करें 10th या 12th लेवल की, तो ये आप तैयारी आराम से कर सकते हैं। आपके पास 1 महीने से भी ज्यादा टाइम है। सो बहाने से ज्यादा अगर तैयारी पे ध्यान देंगे, सो दैट विल बी ग्रेट। और इक्वालिटी, यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी के बारे में बताया हुआ है कि ऑब्वियसली देयर इज अ प्लेस फॉर विमेन ऑल्सो। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि लेडीज जो भी हैं, जो करना चाह रही हैं एमटीएस या किसी भी पोस्ट के लिए, जो भी अप्लाई करना चाह रही हैं, तो यहाँ पे क्लरिकल अटेंडेंट, फील्ड अटेंडेंट, बहुत सारी पोस्टें हैं। सो यू कैन ऑल टुगेदर अप्लाई फॉर दैट ऑल्सो। ठीक है, बाकी सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो आपको पता है कि सीबीटी होने वाला है। सीबीटी के बाद स्किल टेस्ट होगा, और स्किल टेस्ट के बाद ही आपका नॉर्मल प्रोसीजर जो है वो शुरू होगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको बेसिकली जाना है और चेक करना है एसएससी की मेन वेबसाइट के ऊपर, जो कि है ssc.gov.in। वहां पे जाकर आपको अपना फॉर्म 1 OTR फिल करना है, यानी कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। और उसके बाद आप फिल कर सकते हैं फॉर्म को। और जो अभी वैकेंसीज निकाली गई हैं वो सिर्फ टेंटेटिव है। ठीक है, और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दी हुई है जो मैं बताना चाहूंगी आपको, कि यहाँ पे आपको बोला हुआ है कि द कैंडिडेट हु विश टू अप्लाई फॉर मोर देन 1 पोस्ट शुड अप्लाई फॉर ईच पोस्ट, ईच कैटेगरी ऑफ पोस्ट। हर कैटेगरी ऑफ पोस्ट के लिए आप अलग से अप्लाई करेंगे। कैटेगरी से मेरा मतलब है, अगर हम बात करते हैं कि हमें अप्लाई करना है किसी भी उसके लिए 10th लेवल की पोस्टों के लिए, तो उसके अंदर 2 कैटेगरीज है। एक क्लर्क की कैटेगरी है, एक कैटेगरी है फील्ड अटेंडेंट की। तो दोनों के लिए मुझे अलग अप्लाई करना पड़ेगा। सो प्लीज लिसन टू दिस वेरी वेरी केयरफुली। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये चीज बहुत दिमाग में रखनी है कि ये चीज आपको हर कैटेगरी के लिए अलग से अप्लाई करनी पड़ेगी। बेशक पेपर एक ही लेवल का होगा, यानी कि पेपर एक ही होगा। एक ही कैसे, 3 EQ लेवल्स हैं। 3 लेवल्स में EQ लेवल 10, EQ लेवल 12, EQ लेवल ग्रेजुएशन। तो इनके अंदर जो भी पोस्टें आती है उनके लिए आपको बेशक अलग अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन पेपर आपके 3 ही होंगे। करेक्ट, 3 ही होंगे। अगर आप 12th का भी अप्लाई कर रहे हैं, ग्रेजुएशन का भी अप्लाई कर रहे हैं, ग्रेजुएशन में आपने 2 पोस्टें अप्लाई कर दी, आप पोस्टों के लिए बेशक अलग अप्लाई कर रहे हैं, पेपर एक ही होगा ग्रेजुएशन लेवल का। आई होप माई वर्ड्स आर क्लियर। सो ये ध्यान रखिएगा, ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। उसके बाद ये बात कर रहे हैं कि द कैंडिडेट्स विल बी सिलेक्टेड। वन सेकेंड। ठीक है,
इसके अंदर हमारे पास जो है सिलेक्टेड द कमीशन हैज नो रोल इन इट, उनको आगे मिनिस्ट्री की तरफ कर दिया जाएगा। जिस भी मिनिस्ट्री से वैकेंसीज आई हैं, डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज मिनिस्ट्रीज से आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट से आएंगे, तो जहां भी जिसकी रिक्वायरमेंट होगी वहां पे ये सेंड कर दिया जाएगा। कंडीशन ऑन सीकिंग फी, जो फी कंसेशन है वो SC ST को दिया जाएगा। आपको इसके अकॉर्डिंग नीचे से एनेक्स्चर्स में सर्टिफिकेट दिए हुए हैं, वो आपको फिल करके लेकर जाने हैं और उनको अपलोड करना है, तभी आपको फी रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन वो सब दिया जाएगा। ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप क्रीमी लेयर को बिलोंग नहीं करते हैं और आप 1/8 तक आपकी जो इनकम है वो क्रीमी लेयर से नीचे रहती है, तो ही आप इसको अवेल कर सकते हैं, अदरवाइज अवेल नहीं कर सकते। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस का भी जो है वो 1/8/2025 से पहले का सर्टिफिकेट होना चाहिए, इसी साल का होना चाहिए, मतलब अगर नहीं होगा तो यू विल नॉट बी एबल टू टेक द बेनिफिट्स ऑफ इट। ठीक है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो भी इसको भर सकते हैं, लेकिन उनकी जो सर्विस है वो 3 साल से ज्यादा की होनी चाहिए, तभी आप भर सकते हैं। ये 3 साल 1/8/2025 को पूरे होने चाहिए, यानी 1 अगस्त 2025 को पूरे होने चाहिए, देन ओनली यू विल बी एप्लीकेबल फॉर दिस। ठीक है, और PWD के लिए भी अगर आपके पास कोई बेंचमार्क डिसेबिलिटी है तो उसका भी एनेक्सर 3 में फॉर्म दिया हुआ है, उसको फिल करके आपको लेके जाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूंगी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप PWD में स्क्रिब लेकर जाना चाह रहे हैं तो स्क्रिब का भी रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट होगा। OTR आपको स्क्रिब का भी करना पड़ेगा, तभी आप उसको ले जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है, नेशनैलिटी में सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, तो भी आप भर सकते हैं। सो दीज आर बेसिकली द नेशनैलिटी, अगर आप इसमें हैं तो आप भर सकते हैं। एज लिमिट के लिए आपको पता होना चाहिए, एज लिमिट आपकी 18 to 25, अगर कोई एज की कोई जॉब के लिए 18 to 25 दी हुई है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 18 to 35 दी हुई है तो आपकी क्या एज है, ये सब आपको क्लियर यहाँ पे दिया हुआ है। तो एज ग्रुप में अगर अप्लाई कर रहे हैं तो ही आप अप्लाई करेंगे उस पोस्ट के लिए, अगर आप उस एज ग्रुप में अप्लाई नहीं कर रहे तो आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई भी नहीं करेंगे। और प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए आपका मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट चलता है, अगर कोई गलती है उसको ठीक करवा लीजिए, अभी टाइम है, सो प्लीज गो फॉर इट, कि आपका डेट ऑफ बर्थ के लिए सर्टिफिकेट मैट्रिकुलेशन का चलता है। वैसे आधार कार्ड के ऊपर भी डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप उसको करेक्ट करवा लीजिए, क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाएंगे नहीं तो आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट भी कैरी करना पड़ेगा एग्जाम में। ठीक है, सो प्लीज सी टू इट। एक्स सर्विसमैन के लिए स्पेशल एनेक्स्चर्स हैं, वो आपको फिल करवाने हैं, और अगर आप अकॉर्डिंग टू दी रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप नहीं भर सकते फॉर्म को, और आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा। ठीक है, सो ये एक्स सर्विसमैन के लिए, इसको मैं ज्यादा डिटेल में नहीं लेके जाऊंगी। प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट्स ऑफ सर्टिफिकेट्स, दैट इज टोटली गिवन, किसी भी तरह का कोई भी सर्टिफिकेट आपको चाहिए वो नीचे दिया हुआ है, आप चेक ऑन कर सकते हैं। और फाइनेंशियल ईयर, अगर आप EWS से हैं तो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 इन अकॉर्डेंस विद DOPTs, आपको EWS के लिए 25 और 26 के फाइनेंशियल ईयर के इशू करे हुए ही लेने पड़ेंगे, तो दोनों बेसिस बन सकते हैं, बट आप लेकर 25 का जाइएगा। ठीक है, कॉम्पनसेटरी टाइम स्क्रिप्ट को दिया जाएगा, ये चीज यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है। काफी लंबा नोटिफिकेशन है, जो जो जरूरी है मैं सिर्फ वही वही डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, और क्रूशियल डेट ऑफ, यहाँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जो लोगों ने डिस्टेंस एजुकेशन से किया है वो भी भर सकते हैं। आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 1/8/2025 को पूरी हो जानी चाहिए, अगर आपका सर्टिफिकेट तब तक आ जाएगा तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अगर नहीं आएगा तो आई एम सॉरी, यू कैन नॉट अप्लाई फॉर दिस। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास जो आता है एसेंशियल क्वालिफिकेशन, देखिए मैं एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगी, दैट इज 10.8, राइट। आपके पास जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो डेफिनेटली यहाँ पे फॉलो होंगे। अगर किसी पोस्ट के लिए स्पेसिफिक लैंग्वेज की जरूरत है तो मैट्रिक में वो लैंग्वेज होनी आपके पास जरूरी है, तभी आप अप्लाई करिएगा। प्लीज आप जरूर देख लीजिएगा कि पोस्ट वाइज क्या रिक्वायरमेंट है, बिकॉज अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक पोस्ट में सपोज कर लीजिए लोकल लैंग्वेज की जरूरत है, तो वो लोकल लैंग्वेज आपकी 10th की सर्टिफिकेट में होनी चाहिए, ये 10.7 इन्होंने क्लियर बताया हुआ है। दूसरा, इन्होंने एक चीज कही हुई है 10.8 में कि अगर आपने कहीं से भी डिस्टेंस एजुकेशन में किया हुआ है कुछ भी, अगर आपकी क्वालिफिकेशन डिस्टेंस एजुकेशन से है तो उस यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए कि वो एक्सेप्टेड यूनिवर्सिटी है। आप प्रिंट आउट कॉपी कुछ भी ला सकते हैं विद अटेस्टेशन, तो ये आपको वहां पे लाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपका जरूरी होगा। अब बीटेक वाले, अगर डिग्री वाले, डिप्लोमा वाले अगर कर रहे हैं तो उनको पता होना चाहिए कि डिस्टेंस एजुकेशन का कोई भी सर्टिफिकेट आपका एक्सेप्टेड नहीं होगा, लेकिन अगर आपने इग्नू से किया हुआ है 2009 और 10 में तो वो एक्सेप्टेड होगा, अदरवाइज ये कोर्सेज डिस्टेंस एजुकेशन से कभी भी एक्सेप्टेड नहीं होते हैं। करेक्ट, सो ऑल मार्कशीट्स आपके पास पूरी की पूरी होनी चाहिए, सब करेक्ट होनी चाहिए, जिनमें सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए।
आपको ओटीआर करना पड़ेगा एसएससी की उसके ऊपर, एसएससी की वेबसाइट के ऊपर ओटीआर करना पड़ेगा। वहां से आपका आधार कार्ड आधार बेस्ड ऑथेंटिफिकेशन होगा। यानी कि अगर आपने आधार, ये है क्या आधार बेस्ड ऑथेंटिफिकेशन, सिर्फ इतना सा है, आपने आधार का नंबर टाइप करना है। आधार नंबर टाइप करने पे आपके पास एक वेरिफिकेशन का कोड आएगा उस नंबर के ऊपर जो आधार कार्ड के ऊपर मेंशन है। वहां से आप वेरीफाई कर देंगे तो आपका वर्क इज डन। ठीक है, तो आधार कार्ड ऑथेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है। अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग, देखिए कोई भी प्री एग्जिस्टिंग फोटोग्राफ मत लाइएगा, आपकी रीसेंट फोटोग्राफ की जरूरत है। स्पेक्टिकल्स नहीं पहने होने चाहिए, अगर उसके साथ आप फोटो अपलोड कर देते हैं यू विल बी इन अ प्रॉब्लम, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, मिनिएचर फोटोग्राफ्स सही नहीं आ रही हैं, ब्लर्ड आ रही हैं, उसको अभी सेट कर लीजिएगा। आपको बिफोर सबमिशन सारा कुछ चेक करना है, सारी करेक्ट डिटेल्स है कि नहीं, प्रीव्यू करने का मौका मिलता है तो प्रीव्यू कर लीजिएगा कि आपसे कोई गलती ना हुई हो। शुड अप्लाई फॉर ओनली वंस फॉर वन कैटेगरी ऑफ पोस्ट। एक कैटेगरी ऑफ पोस्ट के लिए आपको एक ही बार अप्लाई करना है। एक कैटेगरी यानी कि क्लर्क की इतनी सारी पोस्टें हैं तो उसके लिए एक कैटेगरी के लिए आप एक ही बार अप्लाई करेंगे, आप बार बार अप्लाई नहीं करेंगे। करेक्ट। फी बेसिकली 100 रुपीज है, और आपको फी 100 रुपीज सिर्फ उनके लिए है जो जर्नल है। अदरवाइज द फी इज एग्जेम्प्टेड फॉर SC ST कैंडिडेट्स, सो विमेन एंड एक्स सर्विसमैन सबके लिए ये एग्जेम्प्टेड है, तो आपको भरने की जरूरत नहीं है। अगर फी सबमिट नहीं होगी डेफिनेटली द फॉर्म विल बी रिजेक्टेड। करेक्शन विंडो खुलेगा, हर एक करेक्शन के लिए आपको 200 रुपए देने होंगे, पहले ही ध्यान से भर लेना। ठीक है, तो रादर दिन ज्यादा प्रॉब्लम के, तो आप पहले ही ध्यान से भर लेना। अगर बार बार करेंगे तो 500 रुपीज आपको देने होंगे। वंस पेड शैल नॉट बी रिफंडेड, डेफिनेटली अगर आपने एक बार पे कर दिया तो उसके बाद रिफंड नहीं होगा। ये आपको प्लेसेस दे रखे हैं जहाँ पे भी आपका एग्जाम होगा, एग्जाम के सेंटर्स दे रखे हैं नॉर्थ साउथ सब जगह के। तो प्रेफरेंस ऑफ एग्जाम सेंटर में आपको वंस आप ऑप्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम द एनी कैटेगरी ऑफ पोस्ट शैल बी फ्रोजन फॉर ऑल द सब्सिक्वेंट एप्लीकेशंस। तो आप एक बार ही सिलेक्ट कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको केयरफुली प्रेफरेंस सिलेक्ट करनी है ताकि आप हर कैटेगरी के लिए जब भरें तो आपका प्रेफरेंस वही रहे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में पेपर जो होगा वो 4 कैटेगरीज में है। जनरल इंटेलिजेंस, अवेयरनेस, जनरल एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड उसके बाद आ जाएगा इंग्लिश लैंग्वेज। तो आपको इन सबको क्लियर करना है और 60 मिनट्स का पेपर होगा। आपके 200 मार्क्स का पेपर होगा। इसकी कट ऑफ वगैरह पुरानी वीडियो में सब प्रेजेंट है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेगेटिव मार्किंग होगी 0.50 की। ठीक है, और नॉर्मलाइजेशन होगी अगर ये मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होता है तो। हिंदी और इंग्लिश इसकी सिर्फ लैंग्वेज होगी, तो हिंदी और इंग्लिश आप कर दीजिएगा। ठीक है, और मैट्रिकुलेशन का आपको सिलेबस अलग दिया हुआ है और हायर का अलग दिया हुआ है, और इसके बाद जो ग्रेजुएशन लेवल का अलग दिया हुआ है। मैंने मैट्रिकुलेशन के लिए एक वीडियो बना दिया है जहाँ से आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। ग्रेजुएशन और 12th के लिए भी बनाऊंगी, सो यू कैन गो फॉर दैट। ठीक है, यहाँ पे जो आपकी जो एलिजिबिलिटी है एडमिशन टू द एग्जामिनेशन सिर्फ नहीं बताता है कि आप सिलेक्ट हो गए हैं, आपको बाकी चीज़ों पे भी ध्यान देना पड़ेगा। सो उन चीज़ों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। जस्ट वेट। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिएगा। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें, नोटिफिकेशन पे वैसे भी सब कुछ प्रेजेंट है, बट स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ये। अगर कोई मैरिड वुमेन है जो ये पेपर भर रही हैं तो उनके लिए मैरिज सर्टिफिकेट के साथ हस्बैंड का पासपोर्ट, और उसका पासपोर्ट के साथ साथ हस्बैंड के मैरिज सर्टिफिकेट भी आपको जरूरी होगा। ओके, रीमैरिज वाला भी अगर कुछ है, नेम का प्रॉब्लम है, तो मैरिज सर्टिफिकेट, आपके हस्बैंड का स्पोज का पासपोर्ट, ये सब चल जाएगा। ओके, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है कॉमन कैंडिडेट्स। कॉमन कैंडिडेट्स क्या होते हैं? जो बच्चे बहुत सारी पोस्टों के लिए भरते हैं, और ये याद रखिए कॉमन कैंडिडेट्स वो कैंडिडेट्स होते हैं जिन्होंने एक ही कैटेगरी, एक ही EQ के अंदर 2 से 3 पोस्टों के लिए भरा है, उनको कॉमन कैंडिडेट बोलते हैं। तो वो कॉमन कैंडिडेट के लिए 3 पेपर ही मैक्सिमम होंगे, एक EQ लेवल 12th का, EQ लेवल 12th का, EQ लेवल ग्रेजुएशन का। 3 ही पेपर मैक्सिमम होंगे, उससे ज्यादा आपने 10 पोस्टों के लिए भी भरा है ना, तो पेपर 3 ही होंगे। हर लेवल के आपके पास 3 एडमिट कार्ड ही आएंगे, उससे ज्यादा एडमिट कार्ड नहीं आएंगे। तो अगर 3 एडमिट कार्ड आएंगे तो मतलब 3 ही पेपर होंगे, और 3 ही पेपर देके आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, एक लेवल ऑफ पोस्ट के लिए आप एक ही बार फॉर्म भर सकते हैं, बार बार नहीं भर सकते। बाकी कट ऑफ है 30%, 25% एंड 20% अदर कैटेगरीज के लिए। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपके पास जो कट ऑफ है, अगर आप कट ऑफ क्लियर नहीं करते हैं और सिलेक्ट तब भी नहीं हो पाएंगे आप। इवन इफ वैकेंसी हो तो भी आप सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे। रेशियो जो ये बुलाते हैं स्किल टेस्ट के लिए 1:30 होता है अगर 5 वैकेंसीज हो, और अगर ज्यादा वैकेंसीज हो 1:15 हो जाता है। सो बी वेरी केयरफुल कि अगर स्किल टेस्ट के लिए बुलाएंगे तो आपको स्किल टेस्ट में जगह बनाना जरूरी है। स्किल टेस्ट सिर्फ और सिर्फ क्वालिफिकेशन के लिए है, सो आपको देना तो पड़ेगा, लेकिन क्वालिफाई करके आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। जो पेपर है वो मेन आपका कट ऑफ बनाएगा। ठीक है,
स्कोर्स आपके लास्ट में रिजल्ट पे बताए जाएंगे, पहले नहीं बताए जाएंगे, पर पर्सन के आपको लास्ट में ही मिलेंगे, उससे पहले आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। आपका जो टाई केसेस होंगे, टोटल मार्क्स एंड कंप्यूटर बेस्ड जो होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा, और अगर टोटल मार्क्स में टाई हो जाता है तो उसके बाद ए का, सेक्शन बी का, सी का, उसके बाद, ठीक है, फिर डेट ऑफ बर्थ और अल्फाबेटिकल ऑर्डर के ऊपर अगर टाई केस आता है कोई तो, ठीक है। एप्लीकेशन भी इनकम्प्लीट तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, एप्लीकेशन में अच्छे से फिल करिएगा। और मिसकंडक्ट के लिए आपको टोटल चीजें दी हुई हैं, सो दिस इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, लेट्स गो फर्दर। यस, आपको सबमिशन के लिए बताया हुआ है कि आप सबमिट कैसे करेंगे। सो सबमिट करने के बाद आपको एनेक्स्चर्स दिए हुए हैं, ये एनेक्स्चर्स इंपॉर्टेंट है, आप चाहें तो इनको देख सकते हैं, सब कुछ इन्हीं में है, आपको इन्हीं से प्रिंट आउट निकाल के इसी को टेस्ट करके आपको लेके जाना है। सो अगर आपको एसएससी या किसी भी चीज़ के लिए है तो वो आप देख सकते हैं। अब आते हैं पोस्टों के ऊपर, इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पोस्ट। अगर मैं पोस्ट की बात करूँ तो पोस्ट की आपको डिटेल यहाँ पे इंफॉर्मेशन बिल्कुल दी हुई है कि पोस्टें कितनी हैं, कैसे हैं। लेट्स गो फॉर इट, जस्ट गिव मी 1 मिनट। फोटो कुछ इस तरह की होनी चाहिए, आप प्लीज ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपकी जो करेक्ट फोटो है वो ये है। ये सब फोटोज एक्सेप्ट नहीं होंगी, दिस वन इज द करेक्ट वन, अलाउड वाली, तो ये ध्यान रखिएगा। हाँ, अब आते हैं पोस्टों के ऊपर। देयर आर 2000 प्लस पोस्ट, डिफरेंट है। जैसे कंटीन अटेंडेंट की आप बात कर रहे हैं तो आप देखिए कंटीन अटेंडेंट हो गया या एमटीएस लाइब्रेरी अटेंडेंट हो गया। अटेंडेंट के लिए आप एक ही बार फॉर्म भरेंगे, एक ही पेपर होगा, दैट इज मैट्रिकुलेशन लेवल का। यहाँ पे लेवल तक दिया हुआ है कि आपको किसके लिए भरना है। अगर आप बात करें तो ये सारी वैकेंसीज आपको दी हुई हैं। इवन द मिनिस्ट्री हैज बीन क्लियरली टोल्ड कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आपको काम करना है। जैसे यहाँ पे हमारे पास जूनियर इंजीनियर हो गया, टेक्निकल सुपरिटेंडेंट हो गया, टेक्निकल अटेंडेंट हो गया, बाकी सारी पोस्टें जो आपको हैं, जिस लेवल के ऊपर है, जिस पे स्केल के ऊपर है, वो सब यहाँ पे दिया हुआ है। सो यू कैन गो फॉर एनी वन ऑफ देम विच एवर यू फील लाइक। और एक जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए चार्जमैन हो गया, अगर ऐसे चार्जमैन अगर बात करें तो चार्जमैन का एक ही पेपर होगा, ठीक है। सो एक ही लेवल का पेपर होगा, आपको एक ही लेवल के लिए पेपर देना है। इंजीनियरिंग के लिए एक ही लेवल का पेपर होगा। सो ये चीज यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है एंड एवरीथिंग। मेरे हिसाब से अगर लड़कियों के लिए बात करें तो आपके पास क्लरिकल की अच्छी पोस्ट है, आप क्लरिकल के लिए भर सकते हैं। लेवल आई नो कम है, लेकिन अगर आप किसी और चीज के लिए एप्लीकेबल है दैट इज अ डिफरेंट थिंग। आप क्लरिकल के लिए भर सकते हैं, एलडीसी के लिए भर सकते हैं, यूडीसी के लिए भर सकते हैं। ये बेस्ट जॉब्स हैं जहाँ पे आपको ज्यादा वर्क प्रेशर भी नहीं होता एंड ऑन टाइम यू आर बैक टू योर वर्क, बैक टू योर होम, सॉरी, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली द पोस्ट बहुत सारी हैं, आप आराम से स्टडी कीजिए। आपको कोई प्रॉब्लम है किसी पोस्ट में, किसके लिए अप्लाई करना है, किसके लिए नहीं, यू कैन डेफिनेटली आस्क, ओके। और ये ग्रेजुएशन लेवल तक की पोस्टें हैं आपके पास। 2423 पोस्ट हैं। पोस्ट बढ़ने की बिल्कुल उम्मीद है। सो अगर पोस्ट बढ़ने की उम्मीद है दैट मीन्स यू आर देयर, आप आराम से कर सकते हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट, लगे रहिए। कुछ और जानना चाहें तो प्लीज बताइएगा। साइट है जहाँ पे जाके आपको लॉगिन करना है। आपको लॉगिन करने के लिए आपका जो भी यूजर नेम और पासवर्ड है वो आ जाएगा। आपको इसको खोलना है, देखिए 3, ये मेरा ऑलरेडी बना हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि मैं बनाना सिखाऊं तो मुझे बता दीजिएगा, मैं कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, मैं बता दूंगी। सो दिस इज बेसिकली माय लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड, इट इज ऑलरेडी सेव। ये खुल गया। अब यहाँ पे लाइव एप्लीकेशन, ये मेरा पूरा एड्रेस वगैरह है, आई होप। तो ये लाइव एप्लीकेशन जो खुली हुई है, आप अप्लाई पे क्लिक करिए, ठीक है। अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के बाद आपके पास ये इंस्ट्रक्शंस आ जाती हैं, इनको अच्छे से पढ़ लीजिए, देन फिल द फॉर्म। फिल द फॉर्म में अगर आपने पहले सब कुछ दे रखा है सो यू कैन जस्ट गो एंड स्टार्ट विद द एप्लीकेशन। वार्निंग, जैसे अभी ये बोल रहा है कि आधार कार्ड ऑथेंटिफिकेशन आप कर लीजिए तो बेहतर रहेगा। तो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में जाइए, एडिट कीजिए, ठीक है। डू यू हैव एन आधार कार्ड, एंटर द आधार कार्ड, ठीक है। यहाँ पे आई हियर बाय स्टेट दैट आई हैव नो ऑब्जेक्शन इन ऑथेंटिकेटिंग, आप ऑथेंटिफिकेट करिए। ये आपको ओटीपी सेंड करेंगे, सेंड ओटीपी पे कर दीजिए। तो यहाँ पे आप ओटीपी को वेरीफाई कर सकते हैं। मेरे फोन पे आ गया होगा ओटीपी, आई विल जस्ट वेरीफाई दैट। तो आप वेरीफाई करके ये ऑथेंटिफिकेशन ओटीआर के टाइम पे कंप्लीट कर सकते हैं। सो भी फोन दियो एक सेकंड। तो यहाँ वेरिफिकेशन की जा सकती है, आप वेरीफाई कर दीजिए। मेरा पासवर्ड भी आया नहीं है, तो आ जाएगा तो आई विल वेरीफाई। तो ये वेरिफिकेशन करने के बाद ही आप फॉर्म को फिल करना शुरू कीजिए। दैट इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। आधार कार्ड ऑथेंटिफिकेशन का सिंपल सा मतलब है वो चेक कर रहे हैं फोन पे मैसेज भेजकर कि ये आधार कार्ड आपका ही है कि नहीं।
तो जब वो हो जाए देन यू आर वो रेडी टू गो। आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट पोस्टों के लिए, और मैंने आपको एक बार दिखा दिया कि इस तरह की कोई स्क्रीन दिखेगी आपको। सो थैंक यू वेरी मच, लगे रहिए अपनी तैयारी को। ऑल द वेरी बेस्ट।